नमस्कार, मैं हूं आशुकेश तिवारी। मेरे साथ है मेरे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज इनसाइड स्टोरी में बात महाराष्ट्र की। क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बाजी पलटने वाले हैं? उसके बाद बात करेंगे हम किसान आंदोलन में आखिर बुलडोजर लाने की क्या जरूरत पड़ गई उत्तर प्रदेश सरकार को। और आखिर में बात पर्सनालिटी सेक्शन में विक्रांत मैसी की, जो कि आज दिन भर चर्चाओं में रहे। और क्या सच में विक्रांत मैसी अब इतनी कम उम्र में ही एक्टिंग के करियर से संन्यास लेने वाले हैं? बात अब किसानों के प्रदर्शन की। किसान प्रदर्शन में यानी फार्मर्स प्रोटेस्ट में आज बुलडोजर दिखा। किसान एक बार फिर अपनी मांग को लेकर दिल्ली पहुंचने वाले थे और उनको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बुलडोजर लेके पहुंची थी। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि किसानों को रोकने के लिए आप बैरिकेटिंग लगाया, आपने आपने पुलिस के बल की तैनाती कर दी, फोर्सेस उतार दिए, लेकिन बुलडोजर से आप कैसे प्रदर्शन रोकने की कोशिश कर रहे थे? सर, ये सोशल मीडिया पर लोग सवाल भी पूछ रहे हैं और सवाल जेन्युइन भी है कि आप किसानों के लिए बुलडोजर लेके आ गए। नहीं, मैंने तो खुद इसे अपनी आंखों से देखा कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ सड़क जाती है, ग्रेटर नोएडा की तरफ सड़क जाती है, तो वहाँ पर एक महामाया फ्लाईओवर है और महामाया फ्लाईओवर पर किसान खड़े थे और वहीं आसपास में पुलिस की भारी बंदोबस्त और कई बुलडोजर हमने वहाँ पर देखे। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और मैंने देखा कि जो प्रेरणा स्थली है, बहन कुमारी मायावती के दौर में बना था, बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा स्थली, नोएडा में बहुजन समाज के लोग पहुंचते हैं, वहां पर भी जमे हुए थे किसान। वहां उसके गेट पर भी ज़बरदस्त पुलिस बंदोबस्त और कई बुलडोजर वहां भी मौजूद। तो मैं यही सोच रहा था कि बुलडोजर आखिरकार पुलिस के बंदोबस्त में और क्राउड कंट्रोल में कौन सी भूमिका निभाता है। वहां पर कोई अर्थ मूविंग का काम होना नहीं था, कोई डेमोलिशन होना नहीं था, कहीं किसी अतिक्रमण को तोड़ना नहीं था। बुलडोजर, तो बुलडोजर का अर्थ ये हुआ आशुकेश कि लगता जैसे कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनके शासन का एक प्रतीक चिन्ह है बुलडोजर। जी हाँ, बुलडोजर। और वो प्रतीक चिन्ह हर उस मौके पर खड़ा होगा जहां पर सरकार के सामने कोई चुनौती सामने आएगी। वो बुलडोजर ना हो करके ऐसा लगता है कि बुलडोजर एक प्रतीक के तौर पर खुद योगी आदित्यनाथ की मजबूत गवर्नेंस का परिचायक हो गया और इसीलिए उसको वहां खड़ा कर दिया गया था, वरना और कोई औचित्य नहीं था। लेकिन बुलडोजर कितना कुछ कर पाया ये तो दिन भर आपको दिखा ही। किसानों को जाना था दिल्ली, उन्होंने ऐलानिया कह दिया था कि हम दिल्ली जाएंगे, संसद का सत्र चल रहा है, हमारी मांगें पूरी की जाएं। और किसान माने नहीं, वो बढ़ने लगे तो पुलिस ने जबरदस्त एक्शन दिखाई। खुद उनके अनुसार हल्का बल प्रयोग किया गया और भीड़ को तितर बितर करते हुए बढ़ने नहीं दिया गया दिल्ली की तरफ उस भीड़ को, उस तादाद को जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से थोड़ा पहले जमा हो गई थी। लेकिन बुलडोजर की भूमिका लोगों को थोड़ी देर के लिए असहज करने के लिए जाहिर है बहुत ज्यादा थी। किसान तैयार थे कि आज कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे उन्होंने बुलडोजर देखा, बहुत लोगों की हिम्मत फटी होगी। अब ऐसे में सवाल एक और पड़ता है कि आखिर एकदम से उत्तर प्रदेश के किसान मोर्चा लेके क्यों दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे? क्योंकि पंजाब के किसान पहले से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी भी मांगे लगभग वही है जो मांगे उत्तर प्रदेश के किसानों की है। तो सर, ऐसे में आखिर क्या पता चल गया, क्या जान पड़ी कि हाँ एकदम से उठते हैं, फिर चलो एकाएक? कल मैंने सुना कि कल मीटिंग हुई और अधिकारियों से, और उसके बाद से आज किसान दिल्ली की तरफ रुख अपना लिए। देखिए, ये किसान उन किसानों से अलग नहीं है जो किसान शंभू बॉर्डर या खनौरी बॉर्डर पर अभी भी बैठे हुए हैं। आंदोलन जो हुआ था आज से 2-2.5 साल पहले, वो आंदोलन इन्हें जोड़ता है। भारतीय किसान यूनियन के लोग थे, भारतीय किसान परिषद, उसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के लोग थे। तो इन किसानों के सामने जो मांगे थी कि भाई आपने जो नए कानून, कृषि कानून लाए थे, उससे हमारी जो आर्थिक नुकसान हुई है उसकी भरपाई की जाए। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हमारे डेवलपमेंटल कार्य के लिए आप हमारी ज़मीनें ले रहे हैं ग्रेटर नोएडा में और ये सब इलाके जो है किसानी के इलाके थे। लेकिन आप जानते हैं तेज़ी से प्रगति हो रहा है, सरकार ज़मीन एक्वायर करती है, उसके विकास कार्य के लिए ज़मीन ज़रूरी होते हैं और वो हकीकत भी है। नोएडा देखिए जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, ग्रेटर नोएडा एक बड़ा शहर बन गया है।
तो किसानों का ये कहना है कि आप हमें बढ़ा हुआ मुआवजा दें, क्योंकि जिस तरह से उसमें आप वैल्यू एडिशन करते हैं, आप कई गुना उससे कमा लेते हैं। जी। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो बेरोज़गार रह जाते हैं, उनके पास ज़मीन भी नहीं रह जाती है। तो उन्होंने माँग रखी है कि हमारे बच्चों को रोज़गार का इंतज़ाम खुद करें। वो प्रोजेक्ट्स जो लगाई जा रही हैं, उसके अलावा उन्होंने ये भी माँग करी है कि देखिए ऐसा है कि हमें बढ़ी हुई मुआवज़ा राशि मिले। आप हमसे ज़मीन ले लिए, लेकिन वो औने-पौने ली गई, तो हमें बढ़ी हुई मुआवज़ा राशि मिलनी चाहिए। ये 2 माँगें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि रोज़गार का सवाल हमारा कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जायज़ भी है ना? और कभी-कभी आपको लगेगा कि अगर जायज़ तो है, लेकिन ये कहाँ जाकर रुकेगा? क्योंकि हर बार कुछ न कुछ दिया जाएगा तो फिर अगला ग्रुप चला आता है। तो ऐसे में जो डेवलपमेंटल कार्य है वो रुक जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि लैंड जो होता है आशुकेश, वो इंक्रीमेंटल रिटर्न देता है। आज जी। भी देता है, कल भी कल देगा, भी देगा, आने आगे वाले भी देगा। पुश्तों को भी देगा। लेकिन जब आप पैसे दे देते हैं, वो पैसा एक ही पुश्त के पास रहता है और वो पैसा खर्च हो जाता है। अगर बहुत तेज़ नहीं है वो किसान, तो वो पैसा खर्च हो जाता है। उसके बाद उसके बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं। बहुत घटनाएँ दिल्ली के आस-पास, और हमारे दर्शक जानते हैं, छीना-झपटी बहुत होती हैं, क्राइम जी। के रेट बढ़ गए हैं और लोग बाग इसको जोड़ते हैं कि किसानी में जो है, वो बात नहीं रह गई है, लोग बाग परेशान हैं। जो पहले हुआ जो करती थी। पहले हुआ करती थी। फिर ये भी है कि जो किसानों का आंदोलन है वो पूर्णतः गैर राजनीतिक नहीं रह गया है, और सरकार को कैसे और किस वक़्त पर घेरना है इसकी टाइमिंग भी तय कर दी जाती है। अब देखिए संसद का सत्र चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस वक़्त पड़ेगा, ये किसान नेता वगैरह जानते हैं और इस कारण से उन्होंने शुरू किया है। पहले ही से ही आंदोलन के अलग लेकर के शंभू बॉर्डर पर लोग बैठे हुए हैं। अगर इस बार सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनती, ज़ाहिर है कि वो खोल दिया जाता, और वो जब खोल दिया जाता शंभू बॉर्डर का बैरिकेड, तो सारे किसान दिल्ली की सीमा तक पहुँच जाते। दिल्ली में चूँकि यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर जो सरकार है वो एलजी केंद्र। साहब की है, और ज़ाहिर है कि वो अंदर नहीं आ पाते, लेकिन हरियाणा तो आने देता। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हरियाणा में बहुत बड़ी राहत भी है सरकार के लिए कि किसान जहाँ हैं वहीं हैं। तो अगर मान लीजिए कि हरियाणा साइड से भी और दिल्ली साइड से भी घेर लिया जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और आपको वो जो वाक़या याद होगा, जो 3 काले कानूनों के खिलाफ किसानों ने एक स्थिति बनाई थी और सरकार को वापस लेनी पड़ी थी। तो किसानी के सवाल पर अब देखिए दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद फिर और भी कई चुनाव हैं, बिहार के चुनाव, उसके बाद फिर 2 साल बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव। तो किसानी का सवाल कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इस एक सवाल पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैकफुट पर आती है। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को घेरे में लेने के लिए जो मुद्दे हैं संसद में, उसमें किसानों का सवाल भी बड़ा मुद्दा बनेगा। ऐसे में जबकि किसान अपने-अपने घरों को नहीं लौटे हैं और मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लेकिन सर सवाल यहाँ पे एक और है, अब प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे थे और हमेशा किसानों के प्रोटेस्ट की टाइमिंग पे सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन सर प्रोटेस्ट का मूल स्वरूप यही है कि जब तक आप अपने प्रोटेस्ट से सरकार को परेशान नहीं करोगे, 3 काले कानून कैसे वापस हुए? सरकार परेशान हुई किसानों के प्रोटेस्ट से, 1 साल प्रोटेस्ट चला, कई किसानों की जान गई, सर्दी, ठंडी, एक्सीडेंट, इन सभी चीज़ों में जान गई। तब जाके सरकार परेशान हुई, तब जाके सरकार ने उन कानूनों को वापस लिया। तो अगर कोई किसान क्या करेगा? इलेक्शन के टाइम पे प्रोटेस्ट करेगा ताकि मीडिया दिखा दे उन्हें, संसद के टाइम में प्रोटेस्ट करेगा ताकि सारे नेता जो हैं वो दिल्ली में इकट्ठा हुए, मीडिया का फोकस रहे दिल्ली में तो उनको दिखा दे। तो अगर ऐसे में किसानों के प्रोटेस्ट के टाइमिंग पे सवाल उठाएगा तो कैसे काम चलेगा? ये भी तो एक ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आकलन दुरुस्त है कि आप किसानी की समस्याओं को आप अगर सॉल्व नहीं कर सकते हैं और उनके प्रोटेस्ट को इस तरह से दमन करते हैं, उनकी टाइमिंग पे सवाल उठाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल नहीं है। समस्या को अगर सॉल्व करना है, तो बड़े स्तर पर एक सोच चाहिए। जी। देखिए, आज़ादी से लेकर अब तक ये हकीकत है कि हमारी सरकारें जो हैं वो किसानों को बाज़ार नहीं दे पाई हैं, जी। और बिचौलिए बहुत ज़बरदस्त लाभ में रहते हैं। किसान को अगर माकूल बाज़ार मिले, मंडी मिले, टैक्स समिति एक ऐसी व्यवस्था करने में सफल हो जाए जिसमें कि रिटर्न उसके पास आए, न कि उसको खरीद करके आगे बेच देने वाले बिचौलियों के पास, तो बात बनती है। लेकिन अब यही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देश के ज़्यादातर हिस्सों में किसानों को नहीं मिलता है। जो किसान आज की तारीख में
एजिटेट और प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं आशुकेश, ये बेहतर किसान हैं। इनके पास एमएसपी पर बेचने की एक वो कह लें कि सामर्थ्य है, सुविधा है। पंजाब के बाकी किसानों को ले लीजिए। हाँ, पंजाब हरियाणा, बाकी के किसान जो है वो एमएसपी पर नहीं बेच पाते हैं। और आप ये समझिए कि किसानों को अपनी फसल बेच देना, केवल उपज नहीं करना, बेच देना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। बेच करके अपने घर की ज़रूरतों और अगले सीजन की किसानी की तैयारी करने के लिए उनको कैश जो चाहिए वो इन्हीं फसलों से आता है। और फसल को एक दिन लेट खरीदा जाए और 2 दिन और लेट कर दिया जाए, और किस तरह से एक किसान को मजबूर करके आड़ती जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुनाफे को बढ़ाते हैं और उनकी मुनाफे को कम करते हैं। ये ऐसी कहानी है जिसको कोई सरकार नहीं तोड़ पाई, एक चक्रव्यूह है। और जब तक बढ़िया बाजार हम किसान को नहीं देते हैं, इस तरह के हंगामे होते रहेंगे। और दूसरा है फिर कि आप उन शहरों के आसपास जो कि विकसित हो रहे हैं, उन किसानों की ज़मीनें ले रहे हैं। अब इसमें देखिए डेवलपमेंटल मॉडल जो है वो क्वेश्चन में है। क्यों दिल्ली के आसपास ही सारी विकास होंगी और वहीं सही पर बात है। आप क्यों नहीं जा सकते हैं रांची, क्यों नहीं जा सकते हैं आप भुवनेश्वर, क्यों नहीं आप जा सकते हैं पटना, क्यों नहीं जा सकते हैं आप कोलकाता। और बड़ी-बड़ी इमारतें जो हैं वहाँ वो बनाई। वहाँ आप बनाइए, उनके आसपास जाइए और डेवलपमेंट कीजिए। आप जाइए रायपुर और वहाँ दूर-दूर तक फैल जाइए रायपुर को हेडक्वार्टर बना करके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ हो रहा है लेकिन गति बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और यहीं सब लोग चाहते हैं कि दिल्ली के आसपास ही ज़मीन मिल जाए और यहीं पर हम अपनी फैक्ट्री खड़ी कर लें, हवाई जहाज़ एयरपोर्ट यहीं पर है, सरकार यहीं पर है, तो ये बड़ी दिक्कत है। और डेवलप हो सकता है। मैं पिछले दिनों गया हुआ था झारसुगुड़ा, ओडिशा में एक जगह है और वो संबलपुर वहाँ से नज़दीक शहर है। झारसुगुड़ा में एयरपोर्ट है, वहाँ उतरेंगे आप तभी जाकर के संबलपुर जाएँगे, 70 किलोमीटर। और मैंने रास्ते में इतनी फैक्ट्रीज़ देखी संबलपुर जाने के क्रम में, बड़े-बड़े उद्योगपतियों की फैक्ट्री लगाई हुई थी, क्योंकि वहाँ पर कोयला है, अभ्रक है, सारे खनिज जो है उस इलाके में, छोटा नागपुर प्लेटो है वो है वहाँ पर। पर खुशी की बात है कि उस इलाके को इसका फ़ायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली को ही फ़ायदा हो और दिल्ली के आस-पास फ़ायदा हो, पर समग्र प्लानिंग जो है वो इसमें लैकिंग है। और उसी का असर है कि आप देखते हैं कि इस तरह के किसान आंदोलन आपको सड़कों पर दिखाई देते हैं। बुलडोज़र या नो बुलडोज़र, ये चुनावी मुद्दा है और जी। ये चुनाव में अपना असर दिखा के रहेगा।